You are currently the only person in this conference. have a bunch of Thank you. So vector it is an algebra of direction. अगर तुम लोग मान लो 11th क्लास वाले या जैसे वेक्टर की क्लास जब रिकॉर्ड हो जाएंगी तो रिकॉर्डिंग से तो तुम लोग को वैसे भी दिख जाएगा, नहीं तो बताओगे तो हम उस पर्टिकुलर डेट को बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक उस दिन हुआ है. यू कैन इजिली वॉच. तो जो भी बच्चों का 11th का कुछ भी पोर्शन ऐसा छूटा है तो वो अच्छी बात है कि इस बार वो हो रहा है. अभी हम लोग 1D कर रहे हैं, वो 1D से 2D जाएंगे. तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर, कंटेंट थोड़ा इधर उधर, बट हम ही ने पढ़ाया तुम लोग को भी और हम ही पढ़ा रहे हैं उन लोग को भी, तो मैक्सिमम चीजें मैच ही कर जाएंगी. तो अगर किसी को रिवाइज करना हो या किसी को किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो यू कैन वॉच एनी टाइम. चलिए, इससे हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की. तो मैं बता दूं ये वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं. एक होता है डॉट प्रोडक्ट जो कि बहुत सिंपल है. डॉट प्रोडक्ट इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, वैसे पड़ेगी ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन इसकी जरूरत कम पड़ती है. और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है इस चैप्टर में, तो भर भर के क्रॉस प्रोडक्ट. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट का डॉट से, क्रॉस का क्रॉस से. सबसे पहले तो कुछ बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वैल्यू विदाउट एनी डायरेक्शन. इसमें कभी आईजे लगाने का जरूरत नहीं है. कभी भी इसमें डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में आई जे के ऐसा लगाने का जरूरत नहीं. डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वैल्यू 5 4 -2 ऐसा कुछ होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो वैल्यू के साथ एक डायरेक्शन होता है. अगर मैं फॉर्मूला अगर लिखूं तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और उसके साथ ये जो n मल्टीप्लाई होता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शुरुआत यही n है. अब मैं फॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखूं कि n क्या है, तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to plane containing a and b. ए और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर. और ए डॉट बी ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है. क्योंकि हमने फ्लक्स अभी बहुत बार इस पर काम किया, इस पर इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते. अब दो वेक्टर के बीच का एंगल और ये साइन थीटा, इससे ज्यादा तकलीफ नहीं है. जैसे मैंने कहा ये एन ही सबसे ज्यादा तकलीफ का वजह है. और क्या क्या वजह है. अब आईजे क्या, जब कभी आईजे के आएगा वेक्टर में तो वो कैसे बिहेव करेगा. तो सबसे पहले तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि कैसा डायरेक्शन होगा. हर बार हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे. अब हमारा कोई भी जो डिस्कशन है वो 2D नहीं होगा. आप लोग भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने का और उसको उसी तरीके से समझने का. एक चीज हमको हमेशा के लिए याद रखनी है कि आई जे और के हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं. आई क्रॉस जे के बराबर होता है. मतलब कभी भी हम जब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं तो हम दो कोऑर्डिनेट को अपने मर्जी से लेने के लिए फ्री है. जैसे हमने अभी 3 एक्सिस बना दिया,
अब हम x किसी को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला ही हमेशा x होगा, ये वाला ही हमेशा y होगा और ये वाला ही हमेशा z होगा। दो कोई भी तुम ले सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। किसी को मर्जी है नहीं सर हम ऊपर x लेंगे, ले लो। हम इधर y लेंगे, ले लो। द पॉइंट इज x और y पर कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब कोई भी दो पर कंडीशन नहीं है। जनरली हम लोग x और y लेते हैं दो कोऑर्डिनेट्स के लिए, इसलिए मैं बार बार x y बोल रहा हूँ। दो पर कभी कंडीशन है ही नहीं, हम कोई भी दो ले सकते हैं। लेकिन जो तीसरा है वो इस लॉ को ओबे करना चाहिए, ये लॉ को ओबे करना चाहिए, आई क्रॉस जे के होना ही चाहिए। इसलिए जब भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे। ओके, अब बात आती है कि ये n का डायरेक्शन निकालें कैसे। दो वेक्टर अगर हमको दे दिए जाएं और ये क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। तो इस बात को समझाने के लिए मैं थ्री पेन टेक्निक यूज करता हूं, और ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है, कोई भी बच्चा इस टेक्निक को यूज कर सकता है। जस्ट अ सेकंड। आई होप तुम लोग को ये तीन पेन अच्छे से दिख रहे होंगे, दिख रहा है, विजुअल है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर ब्लर ब्लर थोड़ा प्रॉब्लम कर, रुक जाओ। अभी बेटर है? हाँ दिख सर। रहा है? जब भी हम कोई दो वेक्टर बनाएंगे, मैं ये दो ब्लैक वाले जो पेन है इनसे दो वेक्टर बनाऊंगा हर बार, और ऐसा बनाऊंगा कि इसका जो टेल है वो हम एक पॉइंट पर रखेंगे। देख रहे हो, जैसे कोई भी 90 डिग्री का केस हो तो 90 डिग्री पर कर लो, कोई भी जैसे किसी भी दो वेक्टर की बात हो, कितने भी एंगल पर हो, 180 डिग्री हो तो बिल्कुल ऐसा लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल पर अगर तुम्हारे दो वेक्टर्स हैं तो ये जो कैप है ये हमारा वेक्टर का एरो है, और हमने दोनों के टेल को पकड़ लिया है उंगली से। अब तुम देखोगे, इमेजिन करना पड़ेगा, इसके बाद अब टोटल इमेजिनेशन का बात है। ये जो दो पेन हम बना रहे हैं ना, तुम लोग भी साथ साथ अपने डेस्क पर ये काम कर सकते हो अगर पेन होगा तुम लोग के पास। तो तुम देखोगे कि जब भी तुम दो वेक्टर किसी भी आर्बिट्ररी एंगल, ये आर्बिट्ररी एंगल है 90 डिग्री नहीं है, किसी भी एंगल पर बनाओगे तुमको समझ में आएगा कि एक प्लेन है जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब तुम लोग को वो प्लेन बनाने के लिए, बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेज लेना पड़ेगा। जस्ट वेट ए मिनट, वो भी ले लेते हैं। हाँ, ऐसा देखो, ये जो पेज है ये प्लेन है, दिस इज प्लेन, और ये जो दो वेक्टर है इसको तुम जैसे मर्जी वैसे कर लो, ये जैसे जैसे हाथ घुमाएंगे वैसे वैसे घूमेगा, इससे कोई इश्यू नहीं है, ये कैसे भी हो सकता है। लेकिन इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो हमको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे भी होगा उसके बीच ये दो वेक्टर्स उसी प्लेन पर कैसे लाई करने चाहिए, और वो जो दो वेक्टर जिस प्लेन पर लाई करने चाहिए उसके लिए हमको बार बार ये प्लेन की जरूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्टली इसके बिना भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ये कौन सा प्लेन है? नॉर्मली अगर ये दोनों पेन को अपने कॉपी पर रख दोगे तो कॉपी वो प्लेन हो जाएगा, लेकिन वो बात सबको समझ में आ जाती, और मैं वैसे तुम लोग को नहीं बताना चाहता क्योंकि इस चैप्टर में वो वर्क नहीं करेगा।
इस चैप्टर में वर्क करेगा ये तरीका। दो पेन को तुम जैसे मर्जी वैसे पकड़ लो, इन दोनों को टच करने वाला एक प्लेन तुम इमेजिन कर सकते हो। कर सकते हो? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। देखो, मैं बहुत ज्यादा लिटरल होके तुम लोग को बता रहा हूं, और ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिसको तकलीफ होती है। और अगर वो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो जिनको समझ में बिना ये सब किए भी आ जाएगा, उनको हमको पता है कि उनको समझ में बहुत पहले आ चुका है। तो रिस्पॉन्स, ये दो जो पेन है, इन दोनों को हम कैसे भी घुमा दें, तुम कैसे भी इसको घुमाओ, रोटेट करो, जैसे करना है कर दो। तुम हमेशा ऐसा एक प्लेन सोच सकते हो जिसमें ये दोनों पेन एग्जिस्ट करें, ये दोनों पेन उस प्लेन में लाई करें। ये हमेशा एक प्लेन ऐसा बनेगा। कभी कभी ये वर्टिकल हो जाएगा, कभी कभी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कभी कभी आर्बिट्री आड़ा तिरछा प्लेन, जैसा भी होगा, लेकिन एक प्लेन तो बनेगा। अब जैसे मैंने ये ऐसे रखा है, ऐसे। अब भले ही तुम लोग को ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कैमरा पे, रुक जाओ इसको बड़ा करते हैं। मैकबुक का कैमरा है, बहुत अच्छे से बड़ा हो जाएगा। यस, अभी कुछ बेटर है? अब देखो, ये जो तीसरा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। जो इन दोनों का जो प्लेन बन रहा है, ये दोनों से जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है, इसके ऊपर खड़ा रखना है इसको। अगर ऐसे बनेगा तो ऐसे खड़ा रखना है। अगर तुमने ऐसे कर दिया तो इस पर खड़ा रखना है। मतलब वो इमेजिनरी प्लेन जो बन रहा है, उसके ऊपर इस पेंसिल को खड़ा रखना है। अगर कॉपी पर बना दोगे, जैसे मान लो ये कॉपी ऐसा है, बिल्कुल जैसे ऐसा तुम्हारा जमीन पर, इस पर ऐसा, इसको खड़ा रखना है। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। अब ये जो खड़ा हमने रखा है ना, ये इसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। बस ये दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना है। हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा इसी के डायरेक्शन में होगा। अब जैसे इस प्लेन पर हमने रखा है, तो ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, बस ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। अगर तुम ये डायरेक्शन की इसकी तरफ होगा, इसको नहीं इमेजिन कर पाओगे, तो फिर राइट हैंड थंब रूल वर्क करने वाला है ना, कुछ वो कोई वो रूल वर्क नहीं करने वाला। पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना हो, तो एक तीसरा पेन, अगर हम दो पेन टेक्निक, थ्री पेन टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो हमको तीसरा पेन इस प्लेन पर रखना है। अब इस प्लेन पर हम रखें परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो प्लेन के अंदर जाए या प्लेन के बाहर आए। बस इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट करना है, या फिर ये बोलो कि एक पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करना है। बस इसी के लिए हमारे पास रूल बनता है, और उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अगर तुमको बोलूं कि ये एक्स है और ये वाई है और ये आई क्रॉस है, ऐसा हो जाता है, तो तुमको लगेगा कि ये सब तीनों 90 डिग्री पर ही बनते हैं। 90 डिग्री पर ये जो दोनों वेक्टर्स थे, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों 90 डिग्री पर हो, लेकिन ये जो तीसरा वेक्टर है ना, ये तीसरा वेक्टर दोनों पर 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। तुम अपने पेज कॉपी पर कोई भी दो लाइन ड्रॉ कर दो, कितना भी एंगल बनाता हुआ, और अपना पेन बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे ऐसे खड़ा कर दो, और वो दोनों लाइन से हम पूछें कि तुम्हारा जो पेन है वो कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बताओगे, बताओ। कॉपी पर तुमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी है, दो ठो अपने मर्जी से, थीटा को 30, 60, 45, आई डोंट केयर, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पर दोनों का टेल चिपक रहा है, वहां पर तुमने ऐसे पेन खड़ा कर दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पेन में और कोई भी दोनों में से एक वेक्टर लो और उसके बीच का एंगल बताओ, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यही नहीं, उस प्लेन में तुम कोई वेक्टर ड्रॉ कर दो, कोई वेक्टर उस प्लेन में ड्रॉ कर दो, ये जो पेन है ना, ये उस पर 90 डिग्री ही बनाएगा, सारे वेक्टर्स पर 90 डिग्री बनाएगा।
उस प्लेन में जितने वेक्टर्स है सब पर ये 90 डिग्री बनाएगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है इन दो वेक्टर्स का जो तुमने अपने कॉपी पर बनाया है वो इसी पेन के अलोंग होता है। अब बस ये फर्क है ये कॉपी के भीतर जाएगा या कॉपी से बाहर आएगा। अब इसके लिए हमारे पास तरीके हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है? हाँ सर। एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो एक मिनट बच्चे। ये क्या व्यू हुआ क्या? हाँ ठीक है। तो हम लोग इन दोनों में से इन दोनों टेक्निक जो है, दो टेक्निक है बेसिकली। एक होता है स्क्रू रूल, एक होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ज्यादा अच्छा स्क्रू रूल है। अगर तुमने इस पेन वाले तरीके को अच्छे से समझा है और ये बार बार तुमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दो चार बार स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा दिमाग अपने आप सोचने लगता है। जिस प्लेन पर हमने इस पेन को रखा है, मान लो यहां पर ये डायग्राम में मैं दिखाता हूं। जैसे इस प्लेन में हमने दो वेक्टर्स बना दिए। मैं ये एक्स वाई इसका नाम दे देता हूं। देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आई क्रॉस जे के बराबर होता है, इसको सेटिस्फाई करता हुआ हम मान लेते हैं कि हमने दो वेक्टर्स बनाए इसी प्लेन में लाइक दिस। ये दो वेक्टर्स है, इसको हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया बी। अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये कोई 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी एंगल होगा। ये इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ये दो वेक्टर्स है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो या तो इस प्लेन के ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई और डायरेक्शन नहीं हो सकता। अब बस ऊपर होगा या नीचे होगा, इसके लिए हमारे पास रूल है। एक है स्क्रू रूल जो कहता है, जैसे हमने क्या किया, तुम लोग को बोला कि यहाँ पर पेन रख दो, तो ठीक है तूने पेन रखा हुआ है, ये पेन है, तुमने इसी प्लेन पर रख दिया, प्लेन के ऊपर ऐसे बिल्कुल खड़ा करके। अब अगर तुमसे पूछा जाए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताने के लिए, तुमको क्या करना है, इस पेन को ए से बी की तरफ, ए से बी का मतलब हो गया, अगर ऊपर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। ए से बी की तरफ जाना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और नॉर्मल जो स्क्रू है, कितने लोग हो जो देखे हो स्क्रू क्या होता है? रेज योर हैंड्स। स्क्रू चलिए अच्छी बात है, कम से कम मेजोरिटी ने स्क्रूज देखे हैं। अभी भी सिर्फ लेकिन 10 ही बच्चों का हैंड रेज हुआ है। हमने तो ऐसे ऐसे नमूनों से मेरा पाला पड़ता है, जो स्क्रू तक हम बोलते हैं कि देखे हो तो उनका हैंड रेज नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब मैं फिजिकली क्लास में पढ़ाता हूँ, ये टॉपिक जब भी आता है तो ये क्वेश्चन में बार बार पूछता हूँ, स्क्रू देखे हो, स्क्रू का मूवमेंट जानते हो? तो आधी जनता गायब हो जाती है। ये बहुत कॉमन सा चीज है, बैठे बैठे पता नहीं कितने बच्चों ने आकाश के बेंच का स्क्रू नट खोल दिया होगा।
लेकिन इनको ये नहीं पता कि उसी को स्क्रू कहते हैं। खैर, हमारा जो स्क्रू है, जो नॉर्मल स्क्रू का वर्किंग है, वो कुछ ऐसा होता है। इस तरह का हमारा स्क्रू होता है। और नॉर्मल इसका वर्किंग ये कहता है कि अगर हम ऊपर से, हम हर बार को, हम हर चीज को कहाँ से देखते हैं, इस चैप्टर में उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। घड़ी हम सामने से देखते हैं तो घड़ी के मूवमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर सोचो ट्रांसपेरेंट ग्लास पर घड़ी बना दी जाए, मशीन को गायब कर दिया जाए, तुम सोचो सिर्फ घड़ी है, और घड़ी को सामने से ना देखे पीछे की तरफ से जाके देखो, तो यही जो मूवमेंट है वो उल्टा हो जाएगा। तो जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड, और इस चैप्टर में हम कहाँ से देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें तो खैर कहना ही नहीं है। उसमें तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर हम ये नहीं बताएं कि कहाँ से देख रहे हैं। मान लो हम स्क्रू को ऊपर से देख रहे हैं, तो नॉर्मल जो स्क्रू का वर्किंग है, अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो ये खुलेगा, और अब डायरेक्शन में घुमाएं तो ये कसेगा। इतना सबको समझ में आता है। ये नॉर्मल हर जगह का ये वर्किंग है। नॉर्मल टैप वाटर, एनीथिंग, उसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो कसेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो खुलेगा। और ये चीज को अपने को दिमाग में एकदम से चिपका लेना है। मैंने कहा कि ये जो पेन है जिसको हमने रखा है, अगर इसे ए से बी की तरफ घुमाए तो मतलब ए से बी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये अगर स्क्रू होता तो इसका इसका जो मूवमेंट होता कैसा होता है, तो हमने अभी बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब स्क्रू को रोटेट करते हैं तो स्क्रू खुलता है। तो स्क्रू जिधर मूव करेगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। मतलब दो डायरेक्शन में से हमको एक को रूल आउट करना था, तो हमने इनसाइड द प्लेन, नीचे वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को रूल आउट कर दिया। अगर हमारा ए क्रॉस बी का बात हो तो डायरेक्शन हमारा के की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर यही बी क्रॉस से अगर हमसे पूछा जाता है, तो याद रखो कि बी क्रॉस से और ए क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, क्योंकि थीटा तो अभी भी दोनों के बीच में वही है। लेकिन अब हमको इस पेन को बी से ए की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, और वो एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पेन को रोटेट करोगे और अगर वो स्क्रू है तो वो कसेगा, और कसना मतलब भीतर की तरफ जाना, मतलब वो माइनस के डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो जो होगा वो होगा, उसके लिए ज्यादा बॉदर मत हो। ये डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पर राइट हैंड थंब रूल भी अच्छे से काम कर जाएगा, लेकिन राइट हैंड थंब रूल का एक लिमिटेशन ये है ना, कि हमने देखा है क्लासरूम में जब एग्जाम में बच्चे बैठते हैं और उनको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल पता हो, तो हाथ को ऐसे 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 घुमाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा जैसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चा बैठा हुआ है। अलग अलग, मतलब वो जिस तरीके से हाथ को रखना चाह रहा है वो ही नहीं रहा, उसके हाथ में हाथ को टेढ़ा किया जा रहा है। क्यों करना इतना? हमारे पास उसका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। हम दो जो वेक्टर है उसका एक प्लेन इमेजिन कर लेंगे, ये प्रैक्टिस से होगा। और उसके ऊपर पेन, जो तीसरा पेन रखना है, वो भी अपने इमेजिनेशन से ही रख देंगे। मान लो नहीं इमेजिन कर पा रहे तो डायरेक्टली पेन ही यूज कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? उसको ऐसा ऐसा वेक्टर बना लो, ऐसा वेक्टर बना लो, ये ऐसा प्ले हो गया वेक्टर। अब ये पेन इस पर रख देना है, ऐसा ऐसा रख देना है। क्लियरली दिख रहा है हमको, हाथ घुमाने की जरूरत ही नहीं है। और अब हमको देखना है कि किधर से किधर जाना है, बस उसको उस तरह से इसको रोटेट कर दो। वो जो पेन है उसको ऐसे रोटेट कर दो, और जैसे ही रोटेट करोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि स्क्रू होता तो किधर जाता है, और जिधर जाएगा वही डायरेक्शन। अगर हमने इतनी क्लैरिटी से क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को समझ लिया, तो फिर अभी आगे चल के मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। इस पर बार 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 क्वेश्चन करना है, और जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आए तो सबसे पहले अपने को डायरेक्शन सोचना है, भले ही उससे पूछ रहा हो, नहीं पूछ रहा हो, कुछ भी हो, हमको उसका डायरेक्शन निकालना है। रीचेक 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 करते जाना है कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन
हमारा बराबर तो आ रहा है ना हर बार, कभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि गलत कर रहे हैं हम। और जितनी बार तुम सही करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस क्रॉस प्रोडक्ट पर बढ़ता जाएगा, और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में उतना ही तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये जो तरीका है स्क्रू रूल वाला, 3 पेन टेक्निक वाला, तुम इसमें कोई भी जो भी इमेजिन कर लो, प्लेन को स्क्रू अपने मन से लगा दो, रोटेट कर दो, नहीं तो 2 पेन से वेक्टर बना लो, तीसरा पेन उसके परपेंडिकुलर रख के घुमा दो। इसी तरीके से अपने को करना है ताकि हम हैंड मूवमेंट वाला जो तरीका है उससे बच जाए। क्योंकि अलग अलग प्लेन में जैसे अगर वेक्टर रहा तो जैसे मान लो या इधर से इधर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को ऐसे घुमाना पड़ता है। अब ऐसे बच्चा कर ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता कि कैसे करें कि वैसा सिचुएशन क्रिएट हो। इसलिए ये वाला तरीका हम बताता, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं बताते। जैसे राइट हैंड के और भी बहुत सारे रूल है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए स्क्रू रूल ही तुम्हारा बहुत अच्छा वर्क कर जाएगा। अब ये तो हुआ कि ठीक है कोई भी दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स अगर दे दिए गए तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। लेकिन आई जे के में हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या ये जो आई क्रॉस जे हमने के लिखा है क्या ये सही है, और अगर कहीं भी दो कोई यूनिट वेक्टर से हमको क्रॉस दे दिया जाए तो क्या हम उसका डायरेक्शन मतलब दिमाग से सोच के निकाल सकते हैं। हमारे पास एक तो टेक्निक है, देखो हर चीज का एक शॉर्टकट होता है, समझ के शॉर्टकट पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, और बिना समझ के भी पढ़ोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। मेडिकल में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाएगा क्वेश्चन का, कैसे होता है क्यों होता है, ऐसे इतना कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन सीख ही रहे तो अच्छे से सीख जाए, बस मेरा यही पॉइंट रहता है। तो अभी जो हमने दो वेक्टर बनाए इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, हम इसको आई जे ऐसा नहीं ले सकते। लेकिन मान लो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है आई जे के, और अगर किसी से किसी को क्रॉस किया जाए, सीक्वेंस कोई भी मेंटेन हो, आई क्रॉस जे हमेशा नहीं, जैसे जे क्रॉस के हो जाए, के क्रॉस जे हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए, के क्रॉस आई हो जाए, ऐसा कुछ भी, तो अपन कैसे उसका रिजल्ट लिखते हैं पहले एक बार हमको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद तो अपना जो शॉर्टकट है उसको भी तो याद रखना है, हमको टाइम बचाना है। हमको आने से भी मतलब नहीं, हमको टाइम भी बचाना है। अब हम उसमें सोचेंगे उतना इमेजिन करेंगे, जबकि हमारे पास उसके लिए ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हम उसके ऑल्टरनेटिव पर जाएंगे। लेकिन जहां पर सोचने की बात है वहां पर बिना सोचे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं फिर से एक बार 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं। ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यूनिट वेक्टर के नाम पर मैंने तीनों इसके लॉन्ग भी एक वेक्टर बना दिया छोटू सा, इसके लॉन्ग भी एक वेक्टर बना दिया छोटू सा, और इसके लॉन्ग भी एक वेक्टर बना दिया छोटू सा। ठीक है, अभी नाम हम कुछ नहीं दे रहे, कौन आई है कौन जे है ऐसा नाम नहीं देते। हमने कहा तुम किसी भी दो को लेने के लिए फ्री हो। मान लो किसी बच्चे ने इसको ले लिया x और इसको ले लिया y, ध्यान से सुनते रहना। तो रूल कहता है कि i क्रॉस जे के होना चाहिए। यहां पर पहले इसको i को हटा देते हैं, ये i थोड़ा सा वो i नहीं है, ठीक है, x इधर है y इधर है, तो इसका मतलब हमारा जो अभी हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिया उसके अनुसार ये i वेक्टर हो जाएगा और ये j वेक्टर हो जाएगा। और रूल कहता है कि i क्रॉस j के होना चाहिए। अब ये जो xy प्लेन है इस पर कोई भी पेन अगर रखोगे तो पेन कुछ ऐसा रखेगा, ऐसा इधर से रख दो या इधर से रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर किधर से पेन रखना है। एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर रखो प्लेन के नीचे रखो, आई डोंट केयर। लेकिन हमेशा हम लोग प्लेन को सामने से देखें, पीछे से नहीं देखें, नहीं तो वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में इश्यू आएगा। तो मैं सामने से यहां से देख रहा हूं, यहां से इस प्लेन को देख रहा हूं जिसमें आई और जे दो वेक्टर्स हैं, और ये पेन हमने इसके ऊपर रख दिया है, स्क्रू रख दिया, जो भी बोलो। अब अगर हमसे कहा जाए आई क्रॉस जे, तुम देख सकते हो कि आई से जे की तरफ अगर इस पेन को रोटेट करेंगे तो ये कैसा रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। जहां से हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेट होने पर ये धंसेगा, मतलब अंदर घुसेगा, और अगर अंदर घुसेगा यानी कि ये हमारा के का डायरेक्शन होना चाहिए। दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ के। तो भले ही हमने ये बना जरूर दिया, लेकिन हम दो ही वेक्टर लेने के लिए फ्री थे, हम जबरदस्ती इसको के नहीं ले सकते थे। अब ये माइनस के होगा,
यही हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स हम बना सकते हैं, लेकिन तीसरा रूल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना हो तो इस बात को तुम चेक कर सकते हो, ये एक चेक की तरह हो सकता है। अब तुमसे कहा जाए जे क्रॉस के या जे के क्रॉस आई, चलो माइनस लगाएंगे बाद में, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई की बात है तो ये तो हमने जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा पलटा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। हमारा जो आई है, हमारा जो नॉर्मल कन्वेंशन है, वो इस तरह के सिस्टम देखने के यूज टू है, इस तरह का सिस्टम देखने के लिए वो यूज टू है। एक्स के लॉन्ग एक्स, वाई के लॉन्ग वाई, और ये ऊपर वाला जेड, इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने के लिए थोड़ा हम लोग फेमिलियर होते हैं, इससे ऐसा लगता है। तो इसमें तुम आई और के ये दिखाओ, तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा के, और हमको के क्रॉस आई जाना है, यानी कि हम लोग एक्स जेड प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेन देखना हमने आपको गॉसेस लॉ में सिखाया था। तो जेड एक्स प्लेन में अगर हम कोई पेन रखेंगे तो वाई के लॉन्ग ही वो पेन रहेगा, और अगर हम यहां से देखेंगे तो पेन को बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहां से देखेंगे तो उस पेन को कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे कहीं पर भी रख सकते हो, लॉन्ग एक्सिस रखने का कोई जरूरत नहीं है। उस प्लेन पर परपेंडिकुलर एक पेन रखना है तो वो एक्जेक्ट प्लेन पर कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ और भी ऊपर भी बना सकते हो, कहीं बना सकते हो, लेकिन जहां से हमने डायग्राम बनाया है, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। अब के क्रॉस आई है, मतलब के से आई की तरफ इसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करोगे तो धसेगा, धसेगा मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा, वही हमारा डायरेक्शन। इस तरह से कोई भी दो वेक्टर, अगर मान लो किसी के साथ सर माइनस लग गया तो माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाल दो। अगर मान लो यही आई क्रॉस के होता है तब सर ठीक है, आई क्रॉस के में तुम देख सकते हो कि आई क्रॉस के में हम उल्टा जा रहे हैं, आई से के की तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, इसका मतलब खुलेगा स्क्रू, हमारी तरफ आएगा। इधर अगर प्लस वाई है तो इधर माइनस वाई होगा, और निगेटिव वाई का मतलब क्या हुआ, माइनस जी। और वैसे भी जब सीक्वेंस रिवर्स होता है तो एक माइनस आता है, ये याद रखना। जैसे अगर हमने आई क्रॉस जे अगर के लिखा है तो तुम सिर्फ सीक्वेंस को रिवर्स करोगे तो यहाँ पर एक माइनस के आएगा, ये पहले भी हमने बताया था। क्यों आता है, ये बात को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कोई भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है जिसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। तो उसने इमेजिन किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, बट इतना हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और वो ये है कि आई जे और के आप इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिए और एक एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस दे दीजिए। ये एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस है, किसी दो का क्रॉस तीसरा होगा, ये तो मनी बात है। मतलब हम किसी भी दो का क्रॉस करेंगे तो हमारा जो तीसरा रिजल्ट होगा वही आंसर आएगा। अब वो प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करता है कि हमने जो क्रॉस किया है वो इसी सीक्वेंस में किया है या इसके अपोजिट सीक्वेंस में किया है। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए हैं, मैं अभी जो एग्जांपल के क्रॉस आई इसकी बात करता हूँ। अगर मान लो हमको इतना डायग्राम वोग्राम नहीं बनाना, छोड़ो हटाओ। अब तुम देखो के क्रॉस आई, क्या हम सेम सेंस में जा रहे हैं या अपोजिट सेंस में? तो के पहले है और के से आई मतलब हम सेम सेंस में जा रहे हैं। तो के क्रॉस आई कुछ भी हो, आई क्रॉस के हो, के क्रॉस आई हो, आंसर तो जे ही होगा। अब प्लस जे होगा या माइनस जे होगा ये डिसाइड करना था सीक्वेंस से, सीक्वेंस सेम ही है, के से आई पर जा रहे हैं मतलब उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो सीधे सीधे आंसर के क्रॉस आई हमारा जे हो जाएगा। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, जैसे कोई बच्चा ले लिया माइनस आई क्रॉस माइनस के। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहले माइनस माइनस को प्लस कर दो तो ये सिंपली आई क्रॉस के हो जाएगा। अब इसका निकाल लो। अब कहोगे सर एक में माइनस होता तो वो भी करके देख लो, माइनस को बाहर निकाल दो, आई क्रॉस के कर दो। आई क्रॉस के तो करने आता है ना, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, तो जे तो होगा, आई और के का क्रॉस जे ही होगा।
लेकिन अब प्लस होगा या माइनस होगा ये अपन देख लिया सीक्वेंस से, तो ये हो जाएगा माइनस जे, और माइनस बाहर पड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा जे। तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस करना आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। आएगी क्या? तो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमने ग्राफिकल तरीके से यूनिट वेक्टर का। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा एक वेक्टर दे दिया गया बिल्कुल ए, जैसे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और दूसरा बी वेक्टर a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप। देखो ये हम लोग ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसमें कोई भी वैल्यू जीरो भी हो सकता है, मतलब हर बार ये तीनों रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों का गलती कहाँ होता है कि उन्होंने सब कुछ रट्टा मार के पढ़ा हुआ है, बीच में b2 जे नहीं है। अगर मान लो जे का टर्म के जे का कोएफिशिएंट कुछ दिया नहीं, वैसे सीधे 3i प्लस 4k दे दिया, तो वो जीरो जे लिखना भूल जाते हैं, वो वहां पर 4k वहीं बगल में लिख देंगे, और क्वेश्चन में जहां जे का वैल्यू कोएफिशिएंट आना चाहिए था वहां पर k का कोएफिशिएंट डाल के क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देंगे। एक से एक नमूनों की मैंने गलती देखी है। अब इसका क्रॉस करने का दो तरीका है। एक तो या तो तुम इसका पूरा फॉर्मूला रट लो, वो उसमें भी कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, अगर तुम्हारा इतना कैपेसिटी है रटने का रट लो जो भी रिजल्ट है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग काम करते हैं, a1i प्लस b1j प्लस c1k और क्रॉस a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये आप लिख लीजिए बिल्कुल। और जैसा नॉर्मल अलजेब्रा का वर्किंग होता है बिल्कुल उसी तरीके से एक वेक्टर को यहां से उठाना है और बारी बारी से इसके साथ, फिर उसके बाद इसके साथ, फिर उसके बाद इसके साथ, तीनों से इंडिविजुअली क्रॉस करना है। अब a1i खुद ही एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a1, a2i खुद ही एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a2, और ऐसा हर एक वेक्टर के साथ है। इंडिविजुअल टर्म्स आर इटसेल्फ गोइंग टू बी अ वेक्टर। तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करना है ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है, हम दोनों वेक्टर का क्रॉस ही कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं। तो हम लोग को सीधे सीधे जैसे मान लो a1i और a2i को किया, तो a1 और a2 ये दोनों मैग्नीट्यूड हो गए, ए बी साइन थीटा इंटू एन वेक्टर यही लिखते हैं ना। तो इसका a मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a1, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a2, साइन ऑफ थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, लेकिन कि दोनों आई वेक्टर हैं, दोनों आई के अलॉन्ग है, इसलिए साइन 0, ये पूरा पूरा टर्म 0। इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये अपने को याद रखना है। ये एक बहुत ही सिंपल सा बात है। ये हर बार कहीं भी आए तो ये 0 ही होते हैं, और ये 0 कायदे से नहीं बोला जाता, इसको नल वेक्टर बोला जाता है, नल वेक्टर। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछने का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर होता है, इसीलिए अपने को एक वेक्टर ही डिफाइन करना पड़ा, नल वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसके डायरेक्शन के बारे में हम कुछ खास नहीं कह सकते, तो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। 0 बोल देंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, पूरे पूरे डेफिनेशन को ही खराब कर देगा। इसलिए बहुत जगह नल वेक्टर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए भी होता है। इसके और भी बहुत सारे मतलब है, बट मैं अभी उतना डिटेल्स नहीं जाना चाहता। अब तुम a1i को b2j के साथ क्रॉस करो, सिमिलर, ये तो पहला टर्म 0 हो गया, ठीक है। अब इसका a1 और उसका b2 ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा में a1 b2 आ गया। अब हमको i क्रॉस j करना है, देखो i पहला का, j दूसरे का। अब i क्रॉस j अगर करोगे
तो अभी हमने सीखा है आई क्रॉस जे के होता है, तो सीधे लिखेंगे के, ये हो गया दूसरा मल्टीप्लीकेशन। अब A1I और C2K, तो A1 C2 I क्रॉस के। अब तुम सीक्वेंस से भी जा सकते हो, I क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, जे तो होगा लेकिन उल्टा जाने की वजह से माइनस जे हो जाएगा। ये पहला हो गया। सिमिलरली अब दूसरे को उठाएंगे और बारी बारी से तीनों के साथ क्रॉस करेंगे। उसमें भी ये जो बीच वाला टर्म है B1J और B2J, ये जीरो दे देगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वैसे ही तीसरे को लेंगे और बारी बारी से तीनों के साथ करेंगे, तो तीसरे में भी एक टर्म जीरो, मतलब पहले का दो टर्म, दूसरे का दो टर्म, तीसरे का दो टर्म, और इस तरह से टोटल 6 टर्म बनेंगे। आई वाले टर्म को एक साथ, जे वाले टर्म को एक साथ, के वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे और वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर डेटा के साथ ये काम करना हो तो ये भी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, जो बच्चे चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, वो इसको भी आराम से कर लेते हैं कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि बहुत लेंदी मेथड एंड ऑल, करने वाले तो ये भी कर लेते हैं। लेकिन इसका एक और भी तरीका होता है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लो हमको ए क्रॉस भी निकालना है, ए क्रॉस भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक डिटर्मिनेंट टाइप का बना लेंगे, इस तरह का एक चीज, और यहाँ पर लिखेंगे आई और ये लिखेंगे जे और ये लिखेंगे के। अब पहले जो वेक्टर है उसका जो भी कोएफिशिएंट्स है, जैसे A1 है, B1 है, C1 है, वो यहाँ पर इसको लिखना पड़ता है, A1 B1 C1, और जो दूसरे का कोएफिशिएंट है वो लिखना पड़ता है A2 B2 C2। अब यहाँ पर जो गलती मैं बता रहा था कि मान लो कि B2J दिया ही नहीं हुआ है, कोई वेक्टर जैसे A दिया गया है 3I - 2K। अब बच्चे का मिस्टेक क्या होता है कि ये -2 को वो B1 की जगह लिख देगा, जबकि ये कायदे से इस वेक्टर को हमको देखने का अगर जरूरत है तो इस तरह से देखना चाहिए। अगर तुमको लिखना ही है तो तुम जीरो लिखो, लेकिन वो -2 लिख देगा यहाँ पर और पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो जो नहीं दिया गया हम हमेशा उसके बदले जीरो और वो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ताकि मेरा पूरा का पूरा तीनों ये कंप्लीट हो जाए। अब इसको सॉल्व करने का बात होता है, तो इसको भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। इसको जिसके क्रॉस लेते हैं उसको कवर करके बाकी के दो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस होता है। तो आई B1 C2 माइनस B2 C1। फिर जब जे के क्रॉस करेंगे तो जे को कवर करेंगे और उसको इसको कवर करेंगे, लेकिन ये माइनस जे होता है, याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पर जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो तो ये सबको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल वाले बच्चे चूंकि डिटर्मिनेंट वो मैथ में नहीं पढ़ते। तुम लोग ने 10th में पढ़ा है क्या डिटर्मिनेंट? 10th में था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट? स्कूल में नहीं। हाँ सर। किसी किसी सिलेबस में ढला है ये शायद, क्योंकि हमने किसी किसी बच्चे के से सुना है कि सर हाँ पढ़ना था। तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही आसान काम है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया ना, या तो तुम ये पूरा रिजल्ट है इसको याद कर लो, या फिर तुम डायरेक्टली डेटा के साथ क्रॉस कर लो। लेकिन जो भी करना है पेशेंटली करना है, गलती की गुंजाइश यहाँ भी है, गलती की गुंजाइश यहाँ भी है। बहुत क्रॉस प्रोडक्ट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो मार्क्स देगा, याद रखना, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश भी उतनी ही रहेगी। और आंसर में सिर्फ प्लस माइनस के फर्क से ही सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अपने को एकदम से सोच लो कि 1 मिनट आधा मिनट का टाइम हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। जल्दीबाजी करने का कोशिश नहीं है। अगर एक क्रॉस भी पूरा पूरा 3 टर्म का क्रॉस आ गया, जैसे ऐसा रहा कि एक में 2 टर्म, एक में 1 टर्म है, तो फिर भी तुम मैनुअली कर लोगे, आंसर चेक कर लोगे। लेकिन उसमें भी पूरा 3 टर्म, इसमें भी पूरा 3 टर्म, और तुमको एकदम से अब क्रॉस करना है, तो तुम आधा मिनट 1 मिनट का बिल्कुल एकदम फुर्सत लो कि अब हमको समय लगेगा। इवन हम भी बहुत जल्दी नहीं कर सकते, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी नहीं कर सकते। ये काम है, मैनिपुलेशन है, इसमें बहुत सारा गलती की गुंजाइश है। तो ये होता है हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। और जब आईजेके के हम लोग तरीके से निकालते हैं तब डायरेक्शन को कोई खास तवज्जो नहीं देते, कि मतलब हैंड मूवमेंट, स्क्रू रूल और ये सब जो बातें हैं, ये तब ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं जब हम ग्राफिकली वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाए।
कि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कैसा लगेगा। उस सिचुएशंस में हमको स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसा सब रूल काम आता है। अगर आईजेके का बात दे दिया जाए तब तो फिर तुमको सोचने का जरूरत नहीं है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, सिंपली यूज द फॉर्मूला, यू विल गेट एवरीथिंग। तो क्रॉस प्रोडक्ट पर जितनी बातें हमने करी हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट पर ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट का और भी एप्लीकेशन है। हमने क्लास 11th का अगर डिस्कशन तुम लोग देखोगे, अगर तुम लोग के पास होगा। अच्छा, इस बैच में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जो 12 से ज्वाइन किया हो? सब लोग तो 11 से ही ज्वाइंड है। कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 11th में भी वेक्टर्स के बाद ज्वाइन किया था? एनीवन? मुझे नहीं याद आ रहा। सब लोग तो फर्स्ट डे से, मतलब मैक्सिमम बच्चे तो फर्स्ट डे से ज्वाइन थे, है ना? लेट ज्वाइनर्स 11th में कौन कौन लोग थे? एक बार हैंड रेज करो तो। 26 अप्रैल को क्लास स्टार्ट हुई थी। मधुरा, हाँ मधुरा ज्वाइन की थी। नहीं अथर नहीं, अथर नहीं। तुम कैसे याद आ रहा है हमको, वो कलंतरी मैम के यहाँ हम लोग बैठे थे उस दिन तो तुम आए थे, और अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई थी। हाँ हिरल ने लेट ज्वाइन किया था। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, अगर मान लो उस टॉपिक में भी तुम लोग को दिक्कत है जो भी पढ़ाया गया है, तो बेसिक मैथमेटिक्स तो खैर हमने यूट्यूब चैनल पर ही है, और मैं तुम लोग को बार बार कितनी बार समझाया हुआ है मुझे नहीं पता। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर तुम लोग देखा करो। जिन बच्चों के मार्क्स 100 से कम है ना, अब तुम लोग को बता देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। एक्चुअली मेरे को पेरेंट्स को भेजने का मन नहीं करता, अब ह्यूमिलिएट हो गए तुम लोग। जिनके 100 से कम मार्क्स हैं मैं इंडिविजुअली भेजूंगा अभी, वो लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स बीच बीच में कभी कभी देखा करो। छोटी छोटी मैथ्स की जो चीजें हैं ना, वो तुम्हारा मार्क्स कम कर रही हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद वेक्टर्स, जब वेक्टर्स अभी होगा तो ये वेक्टर्स भी देख लेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स अगर तुम्हारे दुरुस्त हो गए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को गोली मार दो, वो नहीं भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स डिफरेंशिएशन से नहीं होता, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर से बनता है, और यही दोनों चीजें दुरुस्त नहीं है। फ्रैक्शन के सम में लोगों को दिक्कत होता है। मैं इस क्लास में किसका दिक्कत है मुझे नहीं पता, लेकिन नीट देने जाने वाला बच्चा, एक दिन का बात है, 1/5 प्लस 2 या फिर कुछ ऐसा कुछ था, इसको कर नहीं पा रहा था। उसको 15 मिनट लगे, 4 बार गलत किया उसने, ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा था उससे। और ये इसी बार नीट देने जाने वाला ये बच्चा का बात कर रहे हैं हम, 2023 में इसका नीट था। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। 3/4/4/3 अगर कर देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। हमने तो फिर भी थोड़ा ढंग से लिखा है। ऐसे डिवीजन 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 2-3 दे दिया जाए तो उसका सर घूम जाएगा। पावर्स में भी दिक्कत होता है, परसेंटेज में तो खैर अभी तुम कहो तो चेक कर दे, तुम लोग को अभी क्लास में ही अभी प्रूफ कर दे कितने बच्चों को परसेंटेज आता है। तो ये सब चीजें अगर नहीं आएंगी ना, तो क्वेश्चन फिजिक्स के बाद में बनेंगे, ये चीज पहले ही तुमको पंगु बना देंगी। तो जो बच्चे भी अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि सबसे तो अपील करना बेवकूफ़ी है। जो बच्चों को लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत अब करना चाहिए भाई, बहुत बहुत हमने टाइम पास कर लिया, तो मेरा यही ऑनेस्ट अपील है कि एक दिन में तो सारा मत ही देखो। 16-17 वीडियो है, एक दिन में इतना देख भी नहीं पाओगे और सब कुछ याद भी नहीं रहेगा। एक एक दो दो कभी कभार आधा घंटे के लिए फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देखा करो। 2-4 क्वेश्चन उसकी बेसिस पर उसी समय देखते टाइम सॉल्व कर लिया करो, छोटे छोटे जो तुम्हारे डाउट्स है। रेशियो प्रोपोर्शन अभी भी बहुत सारे बच्चों को, जैसे x प्लस वाई, मैंने कितनी बार ये चीज बताई है, अगर 10 है और x/y हमारा 2/3 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंबल करते हैं। तो ये सब इतनी जगह यूज होता है। अभी तुम कैपेसिटर में देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, कितनी जगह ये यूज हो चुका, डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो, और इसके बाद कितनी जगह यूज होगा, लेकिन हम फिर भी इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहे, हम तुरंत इसको लिख नहीं पा रहे हैं। तो जब ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर फंसोगे तो फिर बड़ा काम तो कभी होने से रहा, क्योंकि हम तो सिर्फ तुमको उस समय ये बताएंगे देखो ये फॉर्मूला लगता है, अब उसके बाद लगा के आंसर तक लाने का जिम्मेदारी जो है वो मैथ्स का है, और तुम कर ही नहीं रहे।
इसलिए मैथ्स बहुत जरूरी है। और ये वही मैथ्स है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुमने 6 से 10 तक पढ़ा है और तुमको स्टार्टिंग में भी सिखाया गया था। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन किए ऑब्वियस सी बात है उनका वो क्लासेस मिस हुआ। आई डोंट नो कितने बच्चे उन्होंने क्लासेस किया, लेकिन हमारे पास अब तो ऑप्शन अवेलेबल है। हमने तो 17 लेक्चर्स उस पर डाले हैं। 17, इट्स टू मच। शुरू के एक आध लेक्चर छूट गए होंगे, बाकी लगभग सब ढले हैं। ग्राफ, ग्राफ एक ऐसा सरदर्द है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने तो ग्राफ पर अच्छी पकड़ बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ग्राफ एक ऐसा सरदर्द है जो बच्चा ग्राफ देखे उसको पसीने हो जाते, तो देख के ही छोड़ देता, नहीं ये ग्राफ वाला क्वेश्चन अपने को नहीं जमता। ये ऐसा फोबिया बनता है मैथ्स की वजह से कि बच्चा फिजिक्स को देखने से भी डरता है। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग अब उस फोबिया को दूर करो। हमारे पास अभी भी पूरा अगस्त तक का समय है। अगर अगस्त तक, जैसे जुलाई चल रहा है, अगस्त के एंड तक, एकदम क्लियर कट बात सुन लो, अगस्त के एंड तक भी किसी बच्चे ने अपना पूरा मैथ्स का जो फोबिया है वो उसको खत्म कर दिया, तो यकीन मानो फिजिक्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम्हारा नहीं होगा। 100, 140, 120 तो आ ही जाएगा। लेकिन अब तुमने मैथ्स का फोबिया ही खत्म नहीं किया, मैथ्स ही तुमको दिक्कत कर रहा है बार बार, और तुम उसको नहीं करके तुम फिजिक्स फिजिक्स किए जा रहे हो, तो मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं है फिर। जिन बच्चों का मैथ्स ऑलरेडी बहुत कुछ ठीक ठाक है, उनका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कमाल का है, वो लोग ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं। और अगर ऑनेस्टली तुम कभी बात करो कि कैसे तुम इतना स्कोर करते हो, तो वो भी उतना ही पढ़ रहा है जितना तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो। फिजिक्स वो उतना ही पढ़ रहा है, लेकिन उसका बाद जो मैथमेटिक्स उसको आता है वो तुमको नहीं आता। उसको कन्वर्ट करना आता है क्वेश्चन को सोल्यूशन के आंसर तक, तुमको नहीं आता। तुमको बस फिजिक्स थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन वो फिजिक्स से आंसर तक कैसे आएगा, ये मैथ्स का काम है जो तुमको नहीं आता। तो इस पर काम करने की जरूरत है। वेक्टर्स भी उसी का एक पार्ट है। वेक्टर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट पर आज जितनी भी बातें हुई हैं, अगर तुम जाके प्रीवियस ईयर्स तुम लोग का जब पढ़ाया गया था उस समय का मेरे को पीडीएफ अवेलेबल होगा, कहोगे तो हम शेयर कर देंगे कि उस समय जो तुम लोग को पढ़ाया था वो पीडीएफ होगा, सब कुछ रिकॉर्ड में मेरे पास है। तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने आज उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमको जरूरत नहीं इस चैप्टर में। हमको मेन डायरेक्शन पर ही आज बात करनी थी, हमने डायरेक्शन पर पूरा बात किया। लेकिन अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट और कहाँ कैसे, वो वेक्टर वाला जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो उसमें तुमको मिलेगा, या फिर अभी हम क्लास 11 को पढ़ाएंगे तो सारा फिर से हम बताएंगे। तो उसको देखो, उसको करो। अपने को किसी भी तरीके से अपने सारे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, जो भी गलतियां हुई हैं उसको खत्म करना है। उसको पाल पोस के ना, मतलब एक छोटा जख्म है, उसको अगर जितना जल्दी उसका ऑपरेशन करके ऑपरेट करके उसको हटा दो अपने शरीर से, उतना ही अच्छा है। नासूर बनाने का क्या जरूरत है? सर मेरे को फ्रैक्शन नहीं जमता, अरे तो किस दिन जमेगा। सर हमको परसेंटेज में दिक्कत आता, तो किस दिन नहीं आएगा। ये दिन कभी आएगा या नहीं आएगा अब? तो ये बात सोचने का जरूरत है। तो आज हमने डायरेक्शंस बता के सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये स्टार्ट करना मतलब हम अब सीधे फिजिक्स में घुसेंगे। अब हम फिर डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम मान के चलेंगे कि हम बोल रहे हैं कि देखो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो सब लोग बोलेंगे यस सर, सबको दिख रहा होगा फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि तभी उसका फ्लो बनेगा। नहीं तो जैसे हम कहें कि अच्छा फोर्स किधर लगेगा, और तुमने 2 मिनट भी देर कर दिया, 1 मिनट भी देर कर दिया आंसर करने में, मतलब सारा वो फ्लो खत्म ही हो गया। फिर अब फिर तुम अपने डायरेक्शन देखो, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, एक अलग ही दिशा में क्वेश्चन पूरा घूम जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन पर काम कीजिए। आप लोग का आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे भी क्लास है, और मंडे तो क्लास है ही। तो ये अब जो हमारा सिलेबस है वो पहले से ज्यादा फास्ट मूव करने वाला है। इस बीच आप लोग का टेस्ट है, तो टेस्ट दे लो और उसके बाद पूरी तरह से इस चैप्टर पर लगो। और हम नहीं चाहते कि एक सिंगल बच्चा भी इस चैप्टर को और इसके आगे आने वाले 2-3 चैप्टर जो बच्चे जनरली छोड़ते हैं उसको छोड़े। कोई बच्चा इस चैप्टर को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं अगर डायरेक्शन समझ में आए तो। देखते के साथ आंसर बता दोगे, और जिनको आता है डायरेक्शन वो लोग देख देख के आंसर बताते हैं। उनके लिए एक चैप्टर ये स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन तब तो हो ही जाएगा ऐसा। और जिनको नहीं आता डायरेक्शन,
वो लोग देख के ही भाग जाते, बोले नहीं हमको नहीं करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर सेकेंड पार्ट पहले स्टार्ट करेंगे, वो फिर भी रिलेटिवली इजी है। मूविंग चार्ज एकदम से बात करने लगेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लॉरेंज फोर्स वगैरह की बात आ जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले थोड़ा सा इमेजिनेशन क्लियर करने के लिए अपने को करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इसके बारे में बात करना है, और बायोट सेवर्ट लॉ, बेसिकली बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। थैंक यू।